लेकिन हमारा किसी कम नहीं है। एक देश को बचाया और एक देश को बनाया। और आज हम दोनों ये बना रहे हैं, लेकिन विशेषकर जो हमारे मैं अध्यक्ष महोदय से और अध्यक्ष महोदय से आगे का काम किया प्रतिभा पे मार्गदर्शन करके इस कार्यक्रम में सफल करें। तो पता चाहिए आइए कौन सा कुछ चढ़ा कर आप अब मैं सबसे पहले कहता हूँ बारी से बाकी दो फूल चढ़ा के रविंदर भैया एक बार चेहरा एकदम ताकि भाई हाँ भाई थोड़ा सा हो गया बहुत अच्छा है। हाँ ये शास्त्री जी का आ रहा है ये हाँ हो गया रावण रेड्डी का तो चाचा जी इधर चलना देखिए तीर्थ हाँ जो भैया भानु भैया की तरफ देख लीजिए लाइन तोड़ के नहीं जाना है क्योंकि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं अच्छा ना चलिए ठीक है तो विकास जी आइए तो भैया आइए विकास जी आइए संतोष भैया का हाथ पे बैठे हो गया
महात्मा गांधी 1869 पैदा हुए थे, लेकिन आपकी राजनीति कब आए? 1916 में, और ये पैदा हुए थे 1904 में। जब इन्होंने प्रवेश किया तब मात्र उम्र थी कितनी? 12 साल। एक कहावत है ना कि मजदूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ईमानदारी का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। में शास्त्री जी ने गांधी का चित्र देखा और उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कुछ करने वाला है। और 1921 में जब उसे चल रहा था नान कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, तब इन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आके उस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आप सब जानते हैं, यदि उस आंदोलन को वापस नहीं लिया गया होता तो शायद हमारा देश स्वतंत्र हो गया होता उस समय 1922 में ही। लेकिन एक घटना कौन सी थी? आपके पड़ोस में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटना हुई, जिसके बाद इस पूरे आंदोलन को पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था। क्या आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी और शास्त्री जी का ये कहना था कि ऐसा नाम रखा जाए कि जो आम जनमानस है पूरे भारत में, जो अशिक्षित है मैक्सिमम लोग, उनको बताना ना पड़े कि और हम नाम रखें और जान जाए करना क्या है। असहयोग यानी सहयोग न करना, किसका? अंग्रेजों का। और उसी 1922 में जो ही इस आंदोलन को वापस लिया गया, जो ही उनकी राजनीति शुरू होती है और महात्मा गांधी की राजनीति कुंद होती है। और उसके बाद पूरा कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे और सारे लोग थे। उन्होंने बनाया स्वराज दल और हमारे शास्त्री जी भी इसमें आ गए। और धीरे धीरे करके एक आंदोलन आया, नमक छोड़ो आंदोलन, जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों ने किया कि यदि नमक का जो अंश है हर घर में जाता है, हर व्यक्ति के शरीर में जाता है और उस पर कर लगा हुआ, टैक्स लगा हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि यदि टैक्स लगा हुआ है, यदि उसको लेकर एक आंदोलन किया जाए तो शायद पूरा जनमानस जागरूक होगा। तब उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी को बोलते हैं दांडी मार्च, जो 100 रुपये आसन से लेकर दांडी तक हुआ। लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ और अंतिम आंदोलन जो हुआ उसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसमें एक नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। वही अंतिम आंदोलन था जिसमें मजबूर होकर अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, लेकिन तोड़ भी दिया। छोड़ तो दिया लेकिन तोड़ दिया। आप जानते कैसे? हमारा देश दो टुकड़ों बढ़ गया, एक आ गया पाकिस्तान, एक आ गया हिंदुस्तान। लेकिन 1947 के बाद जो प्रथम सरकार बनी उत्तर प्रदेश की, उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और उन्होंने बनाया, शास्त्री ने क्या बनाया? पुलिस एवं जल परिवहन मंत्री। और शायद आपको मालूम होगा कि जब भीड़ बढ़ती है, आंदोलन होता है और लोगों का आक्रोश जगता है, तो पुलिस क्या करती? लाठीचार्ज करती है। उस समय भी करती थी, लेकिन पहली बार शास्त्री जी की वजह से पानी का बौछार जो सिस्टम है वो लागू किया गया कि नहीं, लाठीचार्ज नहीं होगा, पानी के बौछार से ही लोगों को शांत किया जाएगा। और जब अंत हो जाएगा कि नहीं, बस इसे नहीं मानने वाले हैं, तब देखा जाएगा। और पहली बार प्रयोग किया गया। और उत्तर प्रदेश से निकलकर पैदा हुए बनारस में, इस महापुरुष ने अपनी ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से आगे बढ़ते गए और राष्ट्र के प्रथम सेवक के रूप में यानी सर्वोच्च पद पे प्रधानमंत्री में पहुंचे। लेकिन उससे पहले कई मंत्रिमंडल संभाले, रेल मंत्री थे, गृह मंत्री थे, 5 फुट के थे, वजन 39 किलो था, लेकिन पूरे विश्व में भारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद पहली बार
ये वक्त कौन सबसे ईमानदार है, सबसे निष्ठावान है, हम आपके नाम आया वो हमारे कायद कुंड लाल बहादुर शास्त्री जी का। और मात्र 19 महीने 18 या 19 महीने ही प्रभाव दिले हैं। और ताशकंद जहाँ पे हुआ यह था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और चाइना ने 2-3 बार भारत को हरा दिया था, कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया था। और पाकिस्तान ने जब हमला किया तो छोटे से अन्य से व्यक्तित्व ने पूरे विश्व मिला दिया। उसे कहा हवाई हमला करो और सेना को खुली छूट दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सेना को खुली छूट दे दी गई थी, कैसे लोग इनको हटाओ यहाँ से। और जब पूरा अमेरिका रूस सब एकत्र हो गए कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तब इन्हें बुलाया गया ताशकंद में। और ताशकंद में हुआ क्या, ताशकंद में जब दौरा करने लगे तो यहाँ पे जो एक छोटा सा भवन है अभी भी है दिल्ली में, वहां पे लोगों ने विरोध कर दिया, पत्थर फेंकने लगे लोग कि ये जो है समझौता करते हैं वहां पे। और जब यहाँ से इनकी बिटिया वहां फोन करी कि पापा क्या कर रहे हो, यहाँ तो सारे लोग विरोधी हो गए, तब कहा जाता है ऐसा है नहीं कि रात के समय उन्हें हृदय का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कई जगह यह आता है उन्हें जहर देके मार दिया। अभी तक कुछ जैसे सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु अभी अनिश्चित है, वैसे इनकी मृत्यु भी अनिश्चित है। कई जांच बैठी लेकिन कोई जान नहीं पाया। ये इतने ईमानदार थे, आपको मालूम है प्रधानमंत्री रहते हुए भी इनके पास जो कार थी वो भी लोन पे थी। ये पहली बार श्रीनगर जा रहे थे, इनका कोट नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोट दिया तो इन्होंने कोट पहना है। अब इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे पूरे हैं। मैं आज आप सब लोग मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ दो सब लोग इनके बारे में कहें और ताकि जो आता है दोनों विराजमान है हमारे ब्रह्मांड में उनको शांति मिले, उनका आशीर्वाद मिले, जितना समिति की साझेदार है। मैं शुरू करता हूँ मेरे पीठ में आए अरुण कुमार सिन्हा और मैं बालू की स्थिति झारखंड जापाया और बिहारों के विकास परिवार के फाउंडर मैं मेरे हिसाब से बात मैं चाहता हूँ आपका विशेष अतिथि के रूप में आए और अपने इस यात्रा का जो आपने शुरुआत की है सब मैं बोकारो स्टील सिटी से यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा है। मैं बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर था, वहाँ से मैं रिटायर हूँ और मेरा ससुराल यही है। अशोक जी हमारे साधु हैं और प्रवीण जी मेरे सारा है। तो अभी ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। अशोक जी ने बताया कि यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो मैं मुझे सौभाग्य मिला क्या करेगा। ऐसा है कि लगभग 5 मिनट समय आप लोग करेंगे कि 1999 में हमने जब बोकारो में नौकरी ज्वाइन की, वहाँ पर मैंने पाया कि बिल्कुल कास्ट लेवल पर वहाँ दोस्ती भी होती है, कल्चर भी होता है, ग्रुप भी बनता है, सिर्फ जाति नहीं होती है। और दूसरी बात कि सरकार भी इसको जस्टिफाई करती है, टिकट भी मिलता है जाति के नाम पर, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमने ये प्रण किया कि पूरे जिला के कास्ट मैं एक करूँगा। और मेरे एक मित्र हैं जयशंकर जयप्रिया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और झारखंड सरकार का जो मुख्यमंत्री है उनके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम दोनों आदमी ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। हम लोग सुबह में 5 बजे निकलते थे और पूरे बोकारो जिला में घूम के जितनी भी छोटी छोटी जगह थी जहाँ पर कास्ट थे वहाँ पर लोगों ने जोड़ा और जोड़ के एक समिति का निर्माण किया, ग्रुप महापरिवार बोकारो जिला, जिसमें 26 समितियां भी हैं। 13 समिति हमारे स्कूल सिटी में है और 13 समिति पूर्वांचल क्षेत्र में है। और सभी समितियों से हम लोगों ने ये निवेदन किया कि आप लोग किसी भगवान की मूर्ति रखें, पूजा करें, ताकि हम लोग की अपनी पहचान मिले। किसी भगवान ही हमारी पहचान हो।
बहुत लोग नहीं जानते कि भगवान है कौन। तो ये पूजा हम उन्होंने प्रारंभ की और धीरे धीरे सभी लोग जुड़ के शुद्ध भगवान का मंदिर निर्माण किया और वहाँ पर सामूहिक विसर्जन हम लोग करते पूरे भारत में कहीं नहीं होता। ये 13 मूर्ति पूरे ट्रक पर ट्रक की आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा है वहाँ प्रतिमा बनाई हुई है हम लोगों द्वारा, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और पूरे हाथी घोड़ा राइफल जिसके पास जो है सारा कुछ लेकर 8 किलोमीटर का हम लोग एक शुरुआत वही से करने जा रहे हैं। ये भगवान की मूर्ति यहाँ करने जा रहे हैं और उसके बाद जो आपने प्रस्ताव रखा है उसके भी विचार किया जाएगा। शायद हो सकता है कि हम लोग कहीं स्थान देके इनको स्थान दिया जाएगा। लेकिन आज शुरुआत हो रही है, ये जो आज बनाया जा रहा है शायद पहले नहीं बनाया था इस सभी को। और ये शुरुआत करने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को और सबको कि आपने शुरुआत तो की है और शायद शुरुआत आज हुआ है तो ये बड़ा धारण करेगा, थोड़ा समय इनको लगेगा। और यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी हम महापुरुष हुए सबके जयंती पे हम लोग एक कम से कम को याद तो करें कि उन्होंने क्या किया और उनके कुछ अंशों को धारण करें। मैं चाहता हूँ सीधे संवाद करते हुए और नरेंद्र जी में हम वो सबको बोलना है। जैसा परिवार है और आप आशीर्वचन सामान्य रूप में वो सब जरूरी है। आप बड़े सौभाग्य से बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू हुआ है। हमको लगता है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन ये शुरुआत में हमको लगता है ये काफी और सोसाइटियों तक जाएगा। ये प्रोग्राम हमेशा हमारा चलता रहेगा और हम लोगों ने बीड़ा उठाया और बीड़ा को जो पूजा करेंगे और इसी के साथ मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और उसी में 1904 में हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। हम लोग उनकी जयंती पर आज जयंती मना रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि कुछ काम करने की करेंगे और भी होते रहे हम लोग और साथी में ईमानदारी में संदेह को ऊंचा पसंद आ चुके हैं। अब हम लोग चाहिए कि उनकी जो साथी में ईमानदारी और जो भी सरकार उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, हमारे पाठ पुस्तकों में बहुत ही अल्प मात्रा में बहुत सारी सामग्री उपस्थित है, जबकि महात्मा गांधी जी बहुत महान व्यक्तित्व रहा है। लेकिन जितनी सामग्री इनके बारे में हम लोग पाठ पुस्तकों में पत्रिकाओं में प्राप्त करते हैं उसकी मात्रा में बहुत अल्प मात्रा में हम लोग अपने भूषण लाल बहादुर शास्त्री जी का कुछ भी कर प्राप्त कर सकते हैं। 2-4 चीजें ही है जिनके बारे में हम बता सकते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग पास तक नहीं है। हम हमारे स्वतंत्रता में जारी करूंगा कि हम लोग पत्रिका छपने वाली है उसमें इनके ऊपर कुछ बहुत अच्छा लेख ये प्रस्तुत करें जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकी बातें हम लोग के बीच आए। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि आज हमारे देश के 2 लाख के दिन हमारे देश में पैदा हुए थे। हम गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने भाव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी बातों का सभी बात आज तारीख में है इसलिए बाबा आज तारीख नहीं है। आवश्यकता है कि इन लोगों का जो बड़ा चरित्र या जो पहुंचना वो ना उससे हम लोग सीखने की जरूरत है और हम लोग इकट्ठा होकर के और इनके मतलब पद चिन्हों में चलने का और इनके साथ मतलब इनके साथ पहुंचाने का। आज इस शुभ मौके पे सभी एकत्रित हुए हैं। सलाह जो है फ्रांस के एक सदस्य द्वारा आई थी
और मुझे वो सलाह अच्छी लगी और हम लोग बैठे थे जल्दी के साथ बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि जितने भी महापुरुष हैं कार्य थे उनका जयंती हम लोग अवश्य मनाएंगे। उनकी जो बातें हैं सभी हम लोग निरंतर तक पहुँचाएंगे। पहले हम लोग आपको शुरू करें फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मुख्य हमें लगता है एक उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और इससे साहसी से मैं कह रहा हूँ कि विनम्रता तो हम कैसे का एक किसानी है, ठीक है, लेकिन साहस कहीं न कहीं भाई उस गुरु को इसके सारे बड़े फैसले का हाँ उस गुरु को अभी की बात सरकार को भी सही बात कर रहे हैं कि बड़े फैसले का नहीं किए हैं और उस गुरु को हमें बहुत बढ़ाना है, जन तक पहुँचाना है। अभी एक भाई साहब जो सलाह देते हैं कि किताब छपने वाली है उसमें शास्त्री जी की मेन बातों को किताब में रखा जाए। हम बहुत आगे बढ़ाएंगे जो और भी महापुरुष हैं उनकी बातों को जो है लाया जाए ताकि लोग जाने। अच्छा मौका है और जो इलाज की जो कमेटी जो बनी है, जो समिति बनी है उसमें काफी विद्वान लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से और लोगों के सामने रखा जाए, जनता के सामने रखा जाए, उसका सही लाभ सही जानकारी सबको मिल सके। तीन विषयों पर हम बात करना चाहेंगे। पहले महात्मा गांधी जी ने अछूतों को लेकर के इनके अंदर जो भावना बचपन से ही थी, इनके घर में अछूत लोग भी काम करते थे, लेकिन इनके माता पिता है, परिवार के लोग इनसे ये कहते थे कि उनसे देह मत छुड़ा, पाप हो जाए। तो उसी समय इनके अंदर मानसिकता एक जगी और उनको लेकर के इन्होंने आगे चल करके संविधान में व्यवस्था की बात की अछूतों के लिए और नाम दिया हरिजन। निर्वाचन क्षेत्र भी बनाने का था ये आपके अम्बेडकर साहब के बाद में समझाए और कहीं नहीं निर्वाचन तो साथी है ये इनका एक रिजर्वेशन का एक रीजन है और इनका नाम समाज में हरिजन भगवान के लिए है जन है। इसलिए इनका दूसरा था शास्त्री जी के मामले। इनके बाद में 1965 मैं इंडियन एयरफोर्स में एज मैकेनिक ज्वाइन किया था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, उसी समय वार्ड ब्रेक रही। तो अभी हम लोग पूरी ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट किए थे, तब तक सबको पास आउट कर दिए, पूरी पढ़ाई नहीं हुई। अभी आपको जाइए तो हमारी रिपोर्टिंग हुई, वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज उसे माने का उस जहाज में बॉम्ब लोड करके ऑपरेट कर रहे थे जोधपुर से, मैं किराना पड़ता। तो वैसे तो वहाँ पर थे गनर हुआ था ना, उसमें गनर होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर होते हैं, पायलट होते हैं, तो गनर का काम होता है कुछ खोलना और इनको रैली के जरिए वो बम को गिराना। एक तरह से 1000 पाउंड का बम हुआ करता था। तो स्वागत किया और अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी बनाए रखा। यह उनकी दृढ़ता और उनकी शादी का एक अद्भुत उदाहरण है जो ईमानदारी की यहाँ से बात कर और उन्होंने प्रकाश डाला। मैं अपनी और कौन सका रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि जन्म लेना भाग की बात होता है, लेकिन मृत्यु समय की बात होती है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के जीवन में जिंदा रहना या कर्मों की बात होती है और कर्म इनका दिया जाना है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री जी, मैं सीधे यहाँ से शुरू करता हूँ। महामंत्री जी आप दो शब्दों से संबोधित करें और सदा संबंध
अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के लोगों का ध्यान रखा। एक चीज जो होती है वो कोई गुण ऐसा होता है जो सब और भारी होता है, वो है ईमानदारी का। वो जो जीवन जीते हैं उनके व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष में कोई अंतर नहीं। इसी गुण के कारण एक बार वो वो 1904 में वो काशी के बगल में रामनगर में उनके पिताजी अध्यापक थे मुंशी वहाँ पे जब 1.5 वर्ष के हुए तो उनके पिता की डेथ। अब पिता की डेथ के बाद वो किस तरह से वो अपने मतलब उनका वृत्तांत जो है वो कितना उस समय जो है अपने को बचपन में कुछ घटनाएं उनकी ऐसी थी कि जिसको देख करके समझा जा सकता है कि गांधी जी कैसे महान है। क्या चीज की एक बार की घटना है कि वो बागीचे में कई बच्चों के साथ जब बागीचे में फल तोड़ने गए तो सारे बच्चे तो भाग गए क्योंकि कमरे ऊंचे करके रहे होंगे, लेकिन हमारे शास्त्री जी छोटे करके होने के कारण वो पकड़ गए। तो उन्होंने सहानुभूति गेन करने के लिए उस मतलब जो माली से कहा कि भाई मैं तो मुझे इसलिए मार रहे हो क्योंकि मेरे पिताजी नहीं। वो माली बोला कि तब तो तुमको और भी अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए ताकि तुमको कोई मारे। ये बात उनके बाल्यावस्था में ही उनके जीवन में उतर है और उन्होंने ये प्रण कर लिया कि हमको ईमानदारी के रास्ते पे ही चलना, चाहे कितना भी युग बीत जाए। आज ईमानदारी की पहचान जो है वो होती है। हर बेईमान सेठ से आप पूछिए कि कोई आप डकैत नौकर रखोगे तो कोई शायद तैयार नहीं होगा। डकैत से डकैत और बेईमान से बेईमान आदमी को भी ईमानदार व्यक्ति नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें जो है आज के संदर्भ में भले कुछ ऐसा समझ में आता है कि हम पढ़ नहीं पाए पॉलिटिकली, लेकिन आज भी ईमानदारी की जो बात है वो हर घर में उतनी ही महत्व है। कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि तुम डकैत बन जाओ, तुम बेईमान बन जाओ, लेकिन ईमानदारी की जो चीज है वो है और वो उन्होंने शास्त्री जी ने अपने जीवन में उसको जिया और जीवन में इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको दे करके सिद्ध नहीं कर सकता कि जब वो इतने मतलब ये इकोनॉमिक वो इतने जो ईमानदार थे कि कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी रेल राजस्व का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। जैसा कि और लोगों ने बताया कि वो कार उनका लड़का लेके गया, उसका रेवेन्यू उन्होंने जो सरकारी खर्चे में जमा किया। फिर उसी तरीके से वो अपनी जो है जो परिवार के लिए जो कपड़े खरीदने गए थे मिल मालिक के यहाँ चले गए। मिल मालिक ने उनको कहा कि भाई इसकी कीमत कितनी है। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं कि आज का प्रधानमंत्री क्या क्या खरीद सकता है, लेकिन वो उस जमाने का जो करेक्टर था जो उन्होंने जिया वो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो उस मिल मालिक ने कहा मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन उस गिफ्ट को भी उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। आपको ऑफर मिले और आप उसको सख्ती से इनकार करें। हम लोग भी विभिन्न नौकरियों में आए हैं, कुछ उसी रोड में बन गए और कुछ स्टैंड किए रहे, कुछ खड़े रहे और जो खड़े रहते हैं आदि तूफान में वही महान बनते हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे कोई भी महान पुरुष है। और हर महान पुरुषों का एक शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। सारा रास्ता जो होता है आपके लिए दीर्घकालिक है लेकिन वही सही है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर एक बार आकाश बना हुआ है। अब ये था कि अगर दूसरे देशों से सामान मंगाया जाएगा, गेहूं मंगाया जाएगा, तो ये हमारे देश की जनता का उसको कैसे वहन करेगी, मेरे पास कितने पैसे नहीं। उन्होंने उसी समय जो है वो उन्होंने खाद्यान्न के लिए उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर में
वो गेहूँ पैदा करो, सब्जी पैदा करो और भी विभिन्न चीजें जवानों के लिए उन्होंने कहा कि वो जब जय जवान जय किसान का नारा दिया तो उस समय जो हमारे नवयुवक थे उनके अंदर एक हो गया कि शास्त्री जी ने ये कहा है, तो वो बहुत उसके में जवान हो गया और इतनी जवानों में भर्ती होने की इतनी होड़ लग गई कि सब तो उनकी नारा में बल इसलिए था क्योंकि वो जो जीवन जीते थे और वही वो व्यवहारिक पक्ष और उनका सैद्धांतिक पक्ष एक था। ये नहीं कि आज कुछ है तो कल कुछ है परसों कुछ। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में, आप गूगल पे देखेंगे तो सब सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ जरूर ये आज के संदर्भ में है कि हम लोग अपने बच्चों को या जो इंग्लिश और कॉन्वेंट स्कूल है शास्त्री जी के बारे में नहीं सिखाते, क्योंकि आजकल ये है कि वही सिखाओ जो तुमको पैसा देगी। तो इसमें वो चीजें, लेकिन पैसा तभी आप कमा सकते हैं जब आपका जो सिद्धांत अच्छा हो, ईमानदार, आप ईमानदार है अपने कर्तव्य के प्रति, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप ईमानदारी से ही आगे बढ़ सकते हैं। यही एक बार और इन्हीं शब्दों के साथ उनकी बात को और वो भानु प्रकाश जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 शब्द करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए दोनों कुछ महान और यह इस वर्ष की सदी का प्रथम प्रयास है कि हम अपने महापुरुषों के अतीत को अपने में आत्मसात करें। पढ़ने के लिए किताबों में पढ़ लेते हैं, मोबाइल पर सुन लेते हैं, लेकिन इनके आदर्शों पर चलना हम सबका कर्तव्य होता है। सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां खड़ा रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत के आने पर मिली सफलता उसको जो जीने में या मर जाने विशेष करके हमारे लिए शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में आपने सुना, आप जानते भी हैं, लेकिन 2-4 बातें जो मैंने आपके साथ किया है इसे मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि इनकी मृत्यु अल्पायु कहा जाएगा, मात्र 61 वर्ष की उम्र में यह हमारे बीच से चले गए। और गांधी जी के और इनके 1904 में जन्म 1869 में जब इन्होंने होश संभालने के बाद ही महात्मा गांधी श्रीमती एनी बेसेंट, उनका भी आज ही जन्मदिन, वो अभी आदर्श महिला के रूप में जानी जाती है। उनके साहित्य को पढ़ना शुरू किया, उनके आदर्शों को जानना शुरू किया और उस आदर्श के बल पर आगे बढ़ते रहे। फिर भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मृत्यु हुई, इसके बाद हुआ कि अगला प्रधानमंत्री कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया। इन्होंने बड़े पाक शब्दों में कहा कि अगर हम कामयाब होंगे तो सफल होंगे, अगर मैं नाकामयाब हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। हम और मैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कामयाबी आप सबके लिए और इस्तीफा जो नाकामयाबी अपने लिए रखेंगे। इन्हीं के आदर्श पर आज हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में बनकर तैयार होते हैं और वहां का आदर्श वाक्य है शीलम परम भूषण, जो कि हम अपने चरित्र में उसको उतारने की आवश्यकता है। हमारा चरित्र उत्तर होना चाहिए। शील सबसे बड़ा हमारा जो करने के रूप में है, हम उस आदर्श पे चलेंगे। वहीं से ट्रेनिंग लेके सबसे कदम जैसे ये मात्र 61 वर्ष में गए, हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए, काल करे सो आज करे सो अब, पर करेगा तब। इन्हीं सब आदर्शों पर हमें चलने का
प्रयास करना है और यह हमारा कौशल प्रयास है। हमारे अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, हमारे सभी के माध्यम से, और हम अपने महापुरुषों को अपने अधिकारों के साथ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एनिमेशन यहाँ के मोदी आ गए और यहाँ पे आके उन्होंने एक आंदोलन का रचना था, वो आंदोलन एक विदेशी ने आके भारत में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा था कि हम भारतीय टमटम हैं जो इनको जगाने काम करते हैं ताकि भारतीय थे और अपने वतन के लिए काम कर सकें। उस एजुकेशन को भी आज संसद में करते हैं और उनके वजह से ही बता दें आपको शास्त्री जी का जिक्र आता है प्रधानमंत्री लेकिन स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान रहा है इसका ऐसा नहीं आता। अभी जल गए सारे महापुरुष जल गए थे लेकिन इनका जिक्र बहुत कम आता है। आपने कहा मैं लिखूंगा इसमें शास्त्री जी का स्वाधीनता योगदान रहा वो मेन। आपको मालूम है कि 1911 से पहले भारत की आजादी कहा थी 74। 1911 में राजधानी हुई दिल्ली और 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राजनीति प्रवेश करते हैं। मार्क्स का मतलब 12 साल उम्र था और उसमें कुछ घटनाएं घटी जो शास्त्री जी के आप प्रथम में आएंगे तो घटनाएं थी। एक घटना थी रॉबर्ट एक्ट, आपने सुना होगा रॉबर्ट एक्ट का, जिसे बोलते काला कानून। बिना इसके बाद के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहे उससे बड़ा प्रभावित थे और दूसरा एक घटना घटी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपने सुना होगा। एक मैंने देखा वो स्थान देखा है, वो जगह देखा है मैंने, एक सकरी गली है, आप गए होंगे वहां पे, चारों तरफ बंद रास्ता है, गोलियों के निशान भी है, एक कुआं है और बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके कहते हैं बताइए वो सावधानी रखते हुए सीधे गोली का आदेश दिया गया और बहुत सारे लोग मारे गए और भी कुएं के निशान अभी भी हैं, गोली के निशान अभी भी हैं। इन दोनों घटनाओं में इनको बहुत प्रभावित किया और इसी वजह से जब नाम प्रश्न चल रहा था तो शास्त्री जी उसमें डूब गए और जेल ये भी गए, जेल 2-3 बार गए लेकिन कहीं जिक्र नहीं आता है। बस ये आता है कि भारत के सबसे सफल शानदार ईमानदार का कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री थे लेकिन हमारे स्वाधीनता आंदोलन में करने वाला एग्जाम था इसका जिक्र कहीं नहीं आता। स्वास्थ्य उनको सिखाएगा लेकिन मैं ये 3-4 चरण मैं लेना चाहूँगा इसमें जिक्र हो रहा है महापुरुषों का, भारत देश का, मैं बोलना चाहूँगा इसके कि महात्मा गांधी पर कहा था कि यदि हमें आजादी बिना कटक बिना ढाल साबरमती के संकट में कर दिया जाता था। क्या बिना कटक बिना ढाल के हम आजादी पा रहे? सुभाष चंद्र बोस जी विदेश जाके सेना तैयार करते हैं, आजादी फौज और विदेशों में बंद जो भारतीय होते हैं कैदी उनको लेकर महान सेना बनाते हैं, वो हमला करना चाहते हैं भारत पे और यहाँ संदेश निकालना चाहते हैं। इधर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव सारे लोग बंदूकी के आधार पर अपना योगदान देते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं। क्या इनका योगदान नहीं था? सबका योगदान था, रास्ते अलग अलग थे लेकिन लक्ष्य मात्र एक था कि भारत को स्वतंत्र लक्ष्य था लेकिन रास्ते अलग अलग थे। अब उस पूरे कार्यक्रम में जितना आप पढ़ेंगे आप पूरे परिदृश्य में शास्त्री नाम कोई नहीं आता है, सबका नाम आ जाएगा लेकिन नाम नहीं आता। इसको आपके ज्ञान मैं बोलूंगा और इस पर मैं लिखूंगा, शोध रहेगा थोड़ा सा और करने का। और आपसे भी निवेदन है कि आपको कोई पैटर्न मिले, कोई लेख मिले, कोई ऐसा सामग्री मिले तो आप हमें दें ताकि हम पत्रिका में छापने जा रहे हैं कि ब्रांच जो उसमें उसको हम स्थान लें। मैं सीधे उपाध्यक्ष को जैसे आदर करता हूँ उनका दोष नंबर मेरा आया मैं अपना मिलने पाऊंगा उस संस्थान 1952 में आदि मैदान में आया था। सभी बात गांधी मैदान में आए थे, वहाँ
तो उसी का नाम श्री उमेश श्रीवास्तव जी का, कि आप आए और संबोधन से संबोधित करें। और एक शपथ छोटा सा है, तो शपथ गुरुओं से लड़ रहा है, पहले संबोधन उसके बाद फिर लास्ट में लास्ट नाम होगा, इनका कर्म समाप्त है। आए हुए सभी आदरणीय चिंतन, जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते तो उनके तमाम गुणों और गुणों के द्वारा किए गए विशेष कार्यों की चर्चा करते और ये चीज चर्चा का सीमित है, इसको तो और व्यापक कुछ देने की जरूरत है। मैंने एक किताब में पढ़ा है, मेरे पास एक किताब है भाग गीता, तो उसमें बहुत साफ कहा गया कि जितने भी देव स्थान हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे जिले में हो, तहसील में हो, गांव में हो, या चारों धाम के रूप में कहीं भी हो, हिंदुस्तान के अंदर क्या करते हैं, हम जाते हैं उनका दर्शन करने, मंदिर में जाएंगे, उनका दर्शन करने के फूल अच्छे चढ़ाने, वह स्थान या वो मंदिर या वो धाम जो प्रसिद्ध हुआ, न इसके बारे में वहां कोई चर्चा होती है, न देवालयों में पत्थरों पर कहीं नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जिसको देखने, जिसका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसका दर्शन शास्त्र पाठ करते, वो उस ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, इसकी चर्चा की है। हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, इसके वो ऐसे और आज तो जितना भी है आपका सारे खेल भाग तो गांव से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर के कैपिटल तक, राजधानी तक टोटल राजनीतिक हो गया है। कभी कभी किसी के मन में आता है कि हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, कास्टिज्म में पड़े हुए हैं, चित्रांश समिति का मना रहे हैं, ये है और, लेकिन ये सोच हमारी हमको यहाँ पर ले आई है। ये सोच हमारी हमको इस हाशिए पे लाके आज खड़ा कर दिया है कि हमें आज कुछ पूछने वाली है, जबकि ना हमारी बुद्धि कम है, ना बल कम है, ना विश्वास कम है, ना ताकत कम है, उसके बावजूद भी हम कहीं नहीं है। अभी देखिए संतोष जी ने जो कहा है ना, मैं 100% एग्री करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, सुभाष चंद्र बोस पहले सेनानी, आजाद हिंद फौज की रचना करने वाला व्यक्ति, तो सब कुछ खत्म हो गया, इनका कोई नाम नहीं लेता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रचना हुई, ये ड्राफ्टिंग करते थे, केवल राइटर थे अंबेडकर जी, लेकिन आज वोट पाने के लिए अंबेडकर जी को कहां पहुंचा दिया और राजेंद्र प्रसाद को कहां पहुंचा दिया, ये हमें आपकी सोचने की आवश्यकता है। वजह हमने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं आवाज उठाई, और आवाज उठाने का कारण क्या रहा कि मेरे अपने अपने अंदर एक जो ईगो की भावना लगी, ईगो, इसको कोई भेदभाव नहीं लेगा। ईगो किस बात का, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े पद पर आए हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हम क्या जाएं यहाँ पे, ये जो क्या जाएं यहाँ पे, क्यों जाएं यहाँ पे, यही जाए ले आया। आप सक्षम हैं नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इतने सक्षम हैं कि आपको अपने जीवन में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। घर के अंदर से लेकर जब से निकलते हैं तब से लेकर घर के अंदर आने तक और सोने के समय तक कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस वक्त आप किसी दूसरे की मदद नहीं लेते।
हर समय बदल देते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए, आप सक्षम कैसे हुए? आप भी अक्षम है, लेकिन एक वो छोटा सा अहंकार आपके अंदर जो बैठा हुआ, हम इनके वहां क्यों जाएं, हम इनके घर क्यों जाएं, हम इनको फोन क्यों करें, इन्होंने हमको फोन नहीं किया। ये भाव मत रखिए, इस भाव को निकालिए। हमने फोन किया या आपने फोन किया, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी को दो शब्द हैं, एक कॉन्टैक्ट है, एक कनेक्ट है। कॉन्टैक्ट में क्या है, फोन किया मैंने, कॉन्टैक्ट कर लिया आपसे, 100 समुद्र पार दूर हो, 10 दिन 20 दिन 50 दिन हफ्ते 10 दिन में 25 दिन में एक बार फोन कर लिया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, केवल कॉन्टैक्ट हुआ। आमने सामने होते हैं, अगल बगल बैठते हैं, तो हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं। और जब बैठते हैं 5 से 10 मिनट आप किसी भी कास्ट बंधु से बात करिए, कहीं ना कहीं से आपका उसका रिलेशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सब कुछ होते हुए, इतनी घनिष्ठता होते हुए भी हम दूर हैं, और ये जो दूरी हमारी है, यही हमको छिन्न भिन्न किए हुए। ये मस्तिष्क से में हमारे जो ये गुण भरा हुआ है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं अपना सौभाग्य कहूं या क्या कहूं कि मैं जब भी आपको आवाज लगाता हूं, आप सब लोग बिना कुछ परवाह किए, ना ये परवाह करते हैं कि ये उम्र में हमसे छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे कम पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, इन सब चीजों को दरकिनार करके आप मेरी आवाज पे आते हैं, ये इकट्ठा होते हैं। आज शास्त्री जी की जयंती मनाने में इतने लोग कभी यहाँ नहीं आए, कभी नहीं इसके पहले आए थे। आज मीटिंगों में 50-60 लोग आते हैं। तो ये मैं अपना सौभाग्य कहूं या चित्रांश समिति के भाग्य का उदय कहूं, ये भाग्य का उदय होना। सिन्हा जी अकेले बोकारो सिटी में पूरे जिले को एक कर सकते हैं। क्या हम संकल्प लेने तो शिवपुर शहबाजगंज या रेलवे लाइन के इधर हम एक नहीं हो सकते? शिवपुर शहबाजगंज का जो एरिया है, इसमें 13-14 कॉलोनियां है। क्या अगर हम सब लोग तय कर लें कि नहीं सबको एक करना है, क्या नहीं हो सकता? संभव नहीं क्या? इसके लिए आपको इनके सूत्रों को अपनाना पड़ेगा भाई, इनके सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। सहृदयता, सविनय, सौम्यता, स्थिरता, अस्थायित्व, आपका विचार, ये बड़ा होना चाहिए। अब अक्सर बातें आज लोग कहते हैं भाई उनसे कहिए तो वो ये कहते हैं, उनसे आप उनसे कर मत कहिए, कुछ मत कहिए, सिर्फ ये कहिए आप आइए, ना पैसा दीजिए और चल के गाली भी दीजिए हमें, वो भी सुनेंगे, लेकिन आप चलिए। मेरी जितनी आलोचना कर सकते हैं करिए, कमेटी की जितनी आलोचना कर सकते हो वो चल के करिए, लेकिन आप आइए। पैसा मत दीजिए, चंदा मत दीजिए, लेकिन आप आइए। आपकी सहभागिता मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये हमारा होना चाहिए। वहां पे हमें जरूरत पड़ती है इनकी ईमानदारी, निष्ठा और सादगी। ये वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर सादगी होगा। तो हम जो इनके आदर्शों का, जो इनके चरित्र का वर्णन करते हैं, हम अपने में कितना आत्मसात करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई हम गुड़ खा करके और दूसरे के यहाँ गुड़ नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं दिखाई दे रहा मैं गुड़ खा रहा हूं, लेकिन वो जो होता ना टेलीपैथी, वो हो जाता काम, कभी नहीं आपकी बात मानेगा। आप घर में दारू पिए, बच्चे से अपने दारू मत पियो, क्या संभव है? नहीं संभव है। भले सामने नहीं पिएगा, पीछे पिएगा और यही कहेगा ससुरा अपने पीता, हमको मना करता। तो ये जो उनके आदर्श, उनके कैरेक्टर्स, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनका साहस, उनकी ईमानदारी, ये जो उनके चरित्र में झलकता है, उसको हमें अपनाइए और सबको एकजुट होइए। एकजुट नहीं होने का कारण है
गोरखपुर में अवधेश बाबू के बाद ये मेयर पहली बार बने हैं। और ये भी आप जान लीजिए, जो हकीकत है, ये आपकी रैली से प्रभाव नहीं है, ये जान लीजिए। ये जरूर हम कहते हैं और कहेंगे भी कि हमारी रैली का प्रभाव है कि इनको टिकट दिया गया। वास्तविकता है कुछ और है। मेरा कहने का अर्थ है कि आज के समय में अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो आप कहीं नहीं है। और अगर मैं कहता हूं केवल शिवपुर शहबाजगंज कमेटी में जो 14-15 कॉलोनियां हैं, इनको आप एकजुट कर दीजिए, एक एक घर को छान दीजिए, एक एक घर को यूनाइट कर दीजिए। आप देखिए गोरखपुर क्या पूरे प्रांत में तहलका मच जाएगा, पूरे प्रांत में तहलका मच जाएगा। एक बार निकाल दिया है, अब ज्यादा आप एक बार रैली निकाल दीजिए इस एरिया की। लेकिन रैली निकालने के लिए आपको पहले संपर्क अभियान और एकजुटता, एक मंच पे आना, एक साथ काम करना, ये करना पड़ेगा। इसको बिना की नहीं सकता। आज क्यों सब गायब हैं? राजनीतिक पटल पर पूरे हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जो भी जितने भी लोग हुए, किसी का कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि सब कुछ था लेकिन ये काम कभी नहीं हो पाया। हम अपनी आवाज नहीं उठा पाए और आवाज उठा नहीं पाने का ही आज नतीजा हो रहा है। शर्म किस बात की है? कौन सा कास्ट ऐसा है हिंदुस्तान में जो अपने को यह नहीं कहता कि हम एक हैं? ब्राह्मण सम्मेलन होता, क्षत्रिय सम्मेलन होता, कुर्मी सम्मेलन होता, निषाद सम्मेलन होता, सहिष्वार सम्मेलन होता, साल होते हैं। आपको क्यों शर्म है? क्यों शर्म है आपको? एकजुट होइए, एक साथ आइए और ये भावना निकाल के कि मैं वहां जाऊं, अरे क्या करने जाना है, जाएंगे एक लड्डू खा लेंगे, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आएंगे जब बातें करेंगे, चार लोगों से एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तब वो चीजें खुल के आएंगे। हम ही कहते हैं, आप ही कहते हैं भाई लोग आते नहीं है, लोग आते नहीं है। हमने बुलाया तब कि नहीं लोग आए। आप अपनी अपनी दिलों में झांक के देखिए ईमानदारी से। हमने बुलाया कहाँ? उस ईमानदारी से कि लोग आए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमी थी, उस कमी को मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। और मैं जब भी कोई इस तरह होता है तो मैं लेके लिस्ट बैठता हूँ, सबको मैसेज व्हाट्सएप जाने के बाद भी पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति को फोन करूँ। और फोन करने का मतलब, मैं देखिए फोन करता हूँ किसी को तो ये नहीं कहता हूँ सीधे कि भाई आपको मीटिंग आना ना, मैं नहीं कहता। पहले मैं उनका हाल चाल लेता हूँ, परिवार का हाल चाल लेता हूँ, आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं क्या। उसके बाद मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ, भाई मीटिंग है आप आइए। आप आएंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। अरे भाई मेरे बेटे की शादी थोड़ी है, नहीं, लेकिन भाव मेरा क्या है? भाव मेरा यह है कि नहीं, सभी अपने हैं मेरे, कोई इसमें गैर नहीं है। विचारों की भिन्नता हो सकती है, आदर्शों की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। विचार हमारे आपके अलग हो सकते हैं, आदर्श तो एक ही होना चाहिए। लक्ष्य एक है, एक लक्ष्य पे पहुंचना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप भी उसी पे काम कर रहे हैं, हम भी उसी पे काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आके मिल जाएंगे। गोलघर जाना है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई दुपहिया जाएगा, कोई चरपहिया जाएगा, कोई रिक्शे जाएगा, पहुंचेंगे एक ही जगह पे। लक्ष्य जब बना लेंगे कि हमें ये काम करना है, सबको संगठित करना है, एकजुट करना है, एक मंच बनाना है और अपनी ताकत दिखानी है। कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। जिस दिन आप अपने हृदय में ये ठान लेंगे कि ये काम करना है और करके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इससे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे आप नौकरी के लिए, परिवार के लिए, अन्य सामाजिक कार्यों के लिए अपना समय निकालते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसी तरीके से आपको समिति के लिए और अपने लोगों को एकजुट करने के लिए भी उतने ही उत्साह से आगे आना होगा।
जब भी कहीं कोई बात होती है, जब भी कमेटी की बात आती है, जब भी एकजुटता बात आती है, निश्चित रूप से सबसे पहले डायरी में वो डेट लिखिए, टाइम लिखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, अपने कार्यक्रमों को उसी हिसाब बनाइए कि इस टाइम पर, इस डेट में हम फ्री रहेंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तो भाई कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो बात लगा, किसी घर कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ गई तो मजबूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये करिए, डेट टाइम नोट करिए, इस दिन हमें इस टाइम को अपने लिए फ्री रखना है। कैसे संभव नहीं है? सभी चीजें संभव है। हमारे आपके केवल अपने लगन, अपने उत्साह को केवल बरकरार रखना है और अपने लक्ष्य को पहचानना है। मैं एक बार चित्रगुप्त बक्सीपुर में गया था, मैं वहां घटना बता रहा हूं। इसके पहले वाले इलेक्शन की जस्ट पहले की बात है। इसी टिकट और एकजुटता को लेके वहां बैठे तो मेरा भी नंबर है। वहां अगर हम पहुंच जाते हैं तो कोई भी मीटिंग हो तो हमको जरूर कहते हैं आप आइए। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा, लगा आपको ऐसे टिकट तो नहीं मिलने वाला भाई, आपके साथ 50 आदमी जाने वाले नहीं है। मैंने कहा जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई आदमी बता दे कि मैं उठ के अगर चलता हूं, कहता भाई आप मेरे साथ आइए, कोई 50 आदमी आपके साथ जाने वाला नहीं है। अब क्या उम्मीद करते हैं? क्यों आपको कोई पूछेगा? 1000 आदमी लेके जाइए ना, देखिए अभी हिल जाएगी कुर्सी अलग अलग। अरे बार बार इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, इतने लोग आ गए हैं। अरे भाई सुनो भाई, इनका क्या बात है? जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये इलेक्शन के जस्ट पहले शुरू करते हैं, भाई कैसे एक हुआ जाए या कैसे क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए इतने जितने लोग, मैं ऐसे ही कहा, मैंने वहां भी बहुत बेबाक बोलता हूं। मैंने कहा ऐसे जितने लोग बैठे हुए आधे तो इसमें से आपके भाजपा के को वोट देंगे और 4 लाख कर लीजिए, इसी में बैठे हुए हैं। अगर मैंने कहा ईमानदारी से कि अगर आप सच में सोचते हैं कि अपने एकजुटता को दिखाना है, अपनी औकात दिखानी है, अपनी क्षमता दिखानी है, तो सिर्फ एक काम करिए, आपको घर में से निकलने की जरूरत नहीं है। आप डिक्लेयर करिए पेपर में कि कास्ट बिरादरी भाजपा को वोट नहीं देगी। ये मैंने मंदिर सभा में खुल के बोला था इस तरह। अब देखिए जैसे ही मैंने ये बात कही, वैसे इसमें से 2-4 लोग मरमराने लगे। अरे ये मेरा मताधिकार का अधिकार है मत देने का, हम क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर करो, जैसे करो करते रहो। जब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी कर लें, वो भी कर लें, इनके भी प्रिय बने रहे, उनके भी प्रिय बने रहे, उनसे भी अच्छे बन रहे, उनसे भी, ये ऐसे थोड़ी होता। एक रास्ता चुनिए, एक रास्ते पाइए, देखिए क्या नहीं मिलेगा आपको। आज जुमला आप देखिए, आपके मोहल्ले का एक व्यक्ति है संजय निषाद, कितने दिन का राजनीति करने वाला, देखिए कितने दिन का राजनीति। आज क्या नहीं उस बात, अपने राज्यसभा सदस्य, मंत्री, बेटा सांसद, एक बेटा मंत्री, एमएलए, कितने दिन की राजनीति। सिर्फ क्या है, उसने निषादों को एक बांध दिया, अभी उसकी आवाज निकल जाए, देखिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो हमारी आपकी जो वीकनेस है ना, जो हमारी कमजोरी है, इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। एक चीज और है कि हम लोग बहुत जल्दी से दूसरे के बरगलाने में आ जाते हैं, बहुत जल्दी। कोई भी आएगा बात लेना तो हम अपने सारे लक्ष्य को किनारे करके उसके पीछे लग जाएंगे। भाई आगे चलने वाला व्यक्ति आज पीछे चल रहा है, हर समय आगे चलने वाला व्यक्ति आज पीछे चल रहा है। क्यों भाई? आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है क्या? लेकिन ये एक कमी आपको हर तरफ से निराश करती है। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि भाई हम लोग जयंती मना रहे हैं, मनाएंगे अपने सारे महापुरुषों की, और इसके बाद जो भी होगा वो और भव्य होगा।
और विस्तृत होगा और भव्य होगा, लेकिन साथ साथ हम उनके आदर्शों को अपने में आत्मसात करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें कहाँ पहुंचना है। देखिए, अगर आप लक्ष्यहीन हैं तो कुछ भी नहीं है। वही हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय एक लक्ष्य होता है कि हमें अच्छे से अच्छा नंबर पाना है। पढ़ लिया तो उस समय बात करते भाई हमें नौकरी करनी है। नौकरी कर लिया तो क्या हुआ कि चलो भाई ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, जैसे। अब लाइफ में जब आप एंटर कर गए हैं, सारी चीजों का आनंद ले लिए हैं, तो इसका आनंद लीजिए। अब असली आनंद लेने का समय है ये जो देख रहे हैं, जितनी ये सभी लोग उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं। अभी आप किसी स्टूडेंट से कहिए तो नहीं कर पाएगा, तो उनका समय नहीं है, उसको पढ़ना है अभी। लेकिन हम आप कर सकते हैं, और उस करने के लिए हमको आपको अपने आप को पहले तैयार करना होगा, और आप ये लक्ष्य बना के चलें कि हमें हर हाल में एकजुट करना है इस पूरी एरिया में। सभी चित्रांश यह शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने कायस्थ कुल गौरव भारत के दूसरे व सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों, मूल्यों व सादगी, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी के भावों को ग्रहण करेंगे व जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय पितरास। अब विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय।